डीएलएड सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट का हमारे इस चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। नवम प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं विज्ञान शिक्षण साइंस इकाई 3 और 4 पढ़ेंगे। विज्ञान और समाज, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें। तो तैयार हो जाइएगा इकाई 3 और इकाई 4 पढ़ने के लिए। इसके इम्पोर्टेंट प्रश्नों का सीरीज अपन पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर कि इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप कृपया जल्दी से जल्दी अपने आप को तैयार कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, विभिन्न सामाजिक कुरीतियों से निपटने में विज्ञान की भूमिका का विवेचन कीजिए। देखो, बहुत सी ऐसी कुरीतियाँ समाज की जिसमें विज्ञान अपनी भूमिका निभाता है और कुरीतियों को ख़त्म करने का काम करता है। जैसे अपन अंदाज लगा सकते हैं कि पहले लड़की के जन्म के लिए केवल स्त्रियों को जिम्मेदार माना जाता था, लेकिन विज्ञान ने साबित कर दिया है कि लड़कियां जिम्मेदार नहीं है, इसमें पुरुष जिम्मेदार है। ऐसे और भी काफ़ी ऐसे कुरीतियाँ थी जिसने विज्ञान ने साबित किया कि भाई ये हकीकत में एक कुरीति है और इसको हमें छोड़ना होगा। कुरीतियों को दूर करने में विज्ञान अपनी सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। जैसे समाज में हमेशा से ही लड़की के जन्म के लिए महिलाओं को जिम्मेदार माना जाता था। विज्ञान ने ये समझाया कि लड़की के जन्म देने पर किसी प्रकार से महिला जिम्मेदार नहीं है। और भी अपन बता सकते हैं कि भाई एक महिलाओं के लिए जो एक पीरियड सिस्टम चलता है माहवारी का, उस समय उसको अछूत समझा जाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये एक शारीरिक क्रिया है, ये विज्ञान ने साबित किया और धीरे धीरे इसको लोग समझने भी लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विज्ञान की प्रक्रिया की विशेषताओं को इंगित कीजिए। विज्ञान की प्रक्रिया की विशेषताएं बताइए कि साइंस की विशेषताएं बताइए, प्रक्रिया की विशेषता बताइए। नंबर देखो, विज्ञान ने क्या क्या किया है ये देखिए। नंबर 1, विज्ञान से खाद्य समस्या का विश्लेषण किया गया और रासायनिक खाद कीटनाशकों का प्रयोग करने से उत्पादन बढ़ा है। क्या हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उस समय खाद्यान्न की समस्या थी। धीरे धीरे हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों ने, बाहर के वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई इस उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, तो उन्होंने इसका विश्लेषण किया खाद्य समस्या का और रासायनिक खाद का, कीटनाशकों का प्रयोग करके खाद्यान्न की जो मात्रा है, उत्पादन की मात्रा है, उसको काफ़ी उसमें बढ़ोतरी की है। ये विज्ञान की देन है। दूसरा, उपग्रह ऐसे स्थापित किए अंतरिक्ष में जिससे कोई भी प्राकृतिक आपदा का हमें पता लगने लगा। आज मौसम विभाग पहले से कह देता है कि भाई इस क्षेत्र में बरसात आने वाली है, या कोई सुनामी आ रही है, कोई ऐसी लहर आ रही है, या ऐसा चक्रवात झंझावात आ रहा है, उसके बारे में पहले से ही उपग्रहों से हमें जानकारी मिल जाती है। ये साइंस की देन है। तीसरा, वर्षा जल संरक्षण। बहुत से जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र हैं और भी ऐसे इलाके हैं, तो वहाँ जल को संरक्षित करके, वर्षा के जल को संरक्षित करके पानी की कमी को दूर किया है। इसमें साइंस की देन है। चौथा, भोजन की पोषकता की जांच की गई है कि कौन से फल में कौन सा विटामिन मिलता है, कौन सा प्रोटीन मिलता है, कौन से भोजन, किस प्रकार का संतुलित भोजन खाना चाहिए, डिब्बाबंद खाना चाहिए, बनाया हुआ खाना चाहिए, किस तेल का खाना चाहिए। सारी चीज़ें, भोजन की पोषकता की जांच करने का काम भी विज्ञान ने किया है। तो ये कुछ विज्ञान की प्रक्रियाएं हैं जिसकी विशेषताएं हैं और ये समाज को प्रभावित करता है। आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए कि विज्ञान समाज को किस प्रकार से प्रभावित करता है, उस सब में यही चीज़ें आपको लिखनी है, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है और इसको ही आपको मोड़ के लिखना है उसी के संदर्भ में। तीसरा क्वेश्चन आता है, क्या समाज वैज्ञानिक गतिविधियों को प्रभावित करता है? क्या समाज वैज्ञानिक गतिविधियों को प्रभावित करता है? हाँ, समाज वैज्ञानिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। समाज की आवश्यकताओं व सोच के अनुसार ही वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी अग्रसर होती है। विज्ञान क्या करता है? समाज को देखता है कि समाज की क्या आवश्यकता है, समाज की सोच क्या है, इसके अनुसार ही वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं और प्रौद्योगिकी जो है, टेक्नोलॉजी, उसी के अनुसार बढ़ती है। तो इसमें समाज वैज्ञानिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 4, एनसीईआरटी के विज्ञान शिक्षण राष्ट्रीय फोकस समूह 2008 के अनुसार विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लेना। ये जो फोकस समूह एक ऐसी उसमें पेश किया गया एनसीईआरटी के विज्ञान शिक्षण के तहत, राष्ट्रीय फोकस समूह 2008 के अंदर, उसके उद्देश्य क्या रहे देखिए
उन तरीकों और प्रक्रियाओं को समझना जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान का सृजन हो। ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसे तरीके के समझना, उसको डेवलप करना जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान का सृजन हो सके। नंबर 2, विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम की तरह देखना कि एक सामाजिक उद्यम है और विज्ञान हमारे समाज की जितनी भी अपेक्षाएं हैं उस पर विज्ञान खरा उतरता है, उसके लिए अनुसंधान करता है। तीसरा, सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक कुशलता, बालक को रोजगार परक बनाने के लिए सैद्धांतिक और व्यवहारिक कुशलता अर्जित करवाना। चौथा, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सहयोग, संवेदनशीलता, पर्यावरण के मूल्यों को समझना। पांचवा, वैज्ञानिक स्वभाव विकसित हो बालक में, जिससे क्या होगा, वैज्ञानिक स्वभाव विकसित होने से अलग अलग जो अनुसंधान की ज़रूरत पड़े, रिसर्च की ज़रूरत पड़े, वैज्ञानिकता की ज़रूरत पड़े तो बालक उसके लिए तैयार हो सके। ये NCERT के विज्ञान शिक्षण राष्ट्रीय फोकस समूह 2008 के अनुसार विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट लगा देना। DLED BSTC सेकेंड ईयर विज्ञान शिक्षण के पाठ्यक्रम में विद्यार्थी, शिक्षक, छात्र, अध्यापकों के लिए किन उद्देश्यों को रखा गया है? विज्ञान आप लोगों को क्यों पढ़ाई जा रही है? जबकि आप बहुत से बच्चों के आर्ट्स थी, फिर भी उनको विज्ञान क्यों पढ़ाई जा रही है? वो विज्ञान इसलिए पढ़ाई जा रही है क्योंकि ताकि आप विज्ञान की प्रकृति के बारे में समझें। विज्ञान क्या है, विज्ञान किस प्रकार से तरक्की कर रहा है, इनके बारे में समझना। दूसरा, विज्ञान ज्ञान के विभिन्न तरीकों को समझना। विज्ञान के जो ज्ञान के विभिन्न तरीके हैं उनको आप जानना। विज्ञान विषय को कैसे पढ़ाते हैं, किस विधि से पढ़ाते हैं, इसके बारे में जानना। समाज व विज्ञान के बीच में अंतर संबंधों को जानना। समाज और विज्ञान के बीच में क्या अंतर संबंध है उनको जानना। विज्ञान सीखने के लिए आवश्यक कौशल का ज्ञान होना। शिक्षण अधिगम प्रारूप को समझना। शिक्षण अधिगम प्रारूप और मूल्यांकन को समझना। मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है बालक का। ये जितने भी उद्देश्य हैं इनको आप अच्छे तरीके से और भी इसके बारे में आप लिख सकते हैं। विज्ञान शिक्षण क्यों पढ़ाया जाता है आपको? विज्ञान की प्रकृति को समझना, विज्ञान के ज्ञान के तरीकों को समझना, समाज और विज्ञान के अंतर संबंधों को जानना, विज्ञान सीखने के आवश्यक कौशल का ज्ञान करना, शिक्षण अधिगम प्रारूप को समझना, मूल्यांकन समझना। क्वेश्चन नंबर 6 वैज्ञानिक विधि क्या है? वैज्ञानिक विधि के अंतर किसी विषय पर क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित ढंग से अवलोकन करना, प्रयोग करना, प्रेक्षण करना, गणना करना, पुस्तकालय अध्ययन आदि के द्वारा निष्कर्ष निकालना इसमें सम्मिलित किया गया। यानी कि वैज्ञानिक विधि में क्या होता है, किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन होता है, सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन किया जाता है, उसका अवलोकन फिर उसमें देखो जरूरत पड़ी तो प्रयोग करना है ना, और प्रेक्षण करना, गणना करना, पुस्तकालयों का अध्ययन करना, पुराने प्रयोग किस प्रकार से हुए हैं आदि के द्वारा निष्कर्ष निकालना इसमें सम्मिलित किया जाता है वैज्ञानिक विधि में। सातवां आता है पाठ्यचर्या के उद्देश्य बताइए। पाठ्यचर्या के उद्देश्य हैं पाठ्यचर्या सैद्धांतिक और व्यवहारिक कुशलता हासिल करना। दूसरा, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, सहयोग, पर्यावरण सुरक्षा के बारे में जानना, उसकी महत्ता को जानना। तीसरा, वैज्ञानिक स्वभाव को विकसित करना हर बालक के अंदर, ये पाठ्यचर्या के उद्देश्य होते हैं। व्याख्यान विधि के गुण बताइए और दोष बताइए। 8वां क्वेश्चन है व्याख्यान विधि। विज्ञान व्याख्यान विधि से पढ़ाई जा सकती है। ये एक मितव्ययी होती है क्योंकि इसमें लेक्चर देना पड़ता है, आपको व्याख्यान देना होता है किसी भी टॉपिक पर, किसी भी शोध पत्र पर। दूसरा, बड़ी कक्षाओं के लिए, छोटी कक्षाओं के लिए, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है ये उच्च कक्षाओं के लिए, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसमें क्या होता है, कम समय में अधिक पढ़ाया जा सकता है इसमें, क्योंकि लिखने में, समझाने में, इसकी बजाय डायरेक्ट आदमी जब वर्बल बोलेगा व्याख्यान विधि से तो कम समय में अधिक पढ़ाया जा सकता है। चौथा है शिक्षक इसमें सक्रिय रहता है, बालक इसमें थोड़ा कम सक्रिय रहते हैं, यानी कि शिक्षक बोलता है। छठा होता है विद्यार्थियों की कितनी ही संख्या हो ये सब में पढ़ाई जा सकती है, सब में ये विधि काम करती है। इसके कुछ गुण है कि मितव्ययी होती है, बड़ी कक्षाओं में उपयोगी है, कम समय में ज़्यादा पढ़ाया जा सकता है, शिक्षक सक्रिय रहता है, विद्यार्थियों की कितनी भी संख्या हो। इसके दोष हैं, विद्यार्थी इसमें निष्क्रिय रहते हैं, यह अमनोवैज्ञानिक है और इसमें सिर्फ जानकारी देती है। इसमें यदि प्रयोग करना चाहें तो व्याख्यान विधि नहीं होती है इसमें, तो ये व्याख्यान विधि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 प्रयोगशाला विधि के गुण और दोष बताइए। देखो प्रयोगशाला विधि जो है ये प्रयोगशाला के अंदर जा कर के प्रैक्टिकल सीखना है ना,
ये प्रयोगशाला विधि है। इसके गुण हैं, बालक अधिकतम समय गतिविधियों में शामिल रहता है, प्रयोगशाला में प्रयोग करता रहता है। प्रयोगशाला विधि में बालक प्रयोग करता है तो अधिकतम समय उसका गतिविधि में शामिल रहता है। दूसरा, समस्या को वैज्ञानिक ढंग से हल करना सीखता है। बालक समस्या को वैज्ञानिक ढंग से हल करने की उसमें सीखता है। स्वयं का ज्ञान सृजन करने की क्षमता का विकास होता है। बालक जब खुद करेगा, करके सीखेगा, खुद देखेगा, खुद प्रयोग करेगा, खुद एक्सपेरिमेंट करेगा तो क्या होगा, उसके ज्ञान के सृजन की क्षमता का विकास होगा। चौथा, बालक स्वयं गति से सीखता है, अपनी गति से सीखेगा। इससे क्या होगा, आत्म प्रेरित होगा। ये प्रयोगशाला विधि के गुण हैं। इसके कुछ दोष भी हैं। इसमें यह है कि इस प्रत्येक प्रकरण को एक विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता, यानी कि सारे सवालों का प्रयोग नहीं हो सकता, तो ये एक कमी है। दूसरी, प्रयोगशालाएं कम होने से ये व्यवहारिक नहीं मानी जा सकती विधि। तीसरा, इसमें समय ज़्यादा लगता है, कोर्स पूरा नहीं हो सकता, सिलेबस पूरा नहीं हो सकता यदि प्रयोगशाला विधि का ही हम पूरे साल भर प्रयोग करते रहें तो। चौथा, ये खर्चीली होती है। ये क्या होती है, खर्चीली होती है इसमें क्योंकि हर जगह प्रयोगशाला, जैसे बहुत से सरकारी विद्यालय में प्रयोगशाला का अभाव है। हालांकि अब धीरे धीरे तो उसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ बढ़ रही है। यदि प्रयोगशाला है तो उसमें पूरे उपकरण नहीं है, तो ये एक खर्चीली विधि है। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रायोजना विधि, प्रोजेक्ट विधि भी कहते हैं इसको, यानी कि प्रोजेक्ट के माध्यम से समझाना बालकों को। तो ये एक मनोवैज्ञानिकता पर है, ये अनुभव से सीखने का अवसर प्रदान करती है। दूसरा, प्रयोगात्मक और व्यवहारिक विधि है, इसमें करके सीखता है बालक प्रोजेक्ट के अंदर, प्रायोजना के अंदर। तीसरा, चरित्र निर्माण में सहायक है, यह बालक का सर्वांगीण विकास करने में सहायक है। चौथा, पिछड़े बालकों की समस्या का इसमें समाधान होता है, क्योंकि इसमें पिछड़े बालक होते हैं, वो भी इस प्रयोजना विधि से अच्छी तरह से समझ पाते हैं। पांचवा है स्थायी व स्पष्ट ज्ञान। जब बालक प्रोजेक्ट से सीखेगा, प्रायोजना से सीखेगा, तो ये ज्ञान स्पष्ट होगा और ज्ञान स्थायी होगा, बालक भूलेगा नहीं। छठा है नेतृत्व की भावना, बालक में नेतृत्व की क्षमता का विकास होता है। ये है प्रायोजना विधि के लाभ, प्रायोजना विधि को समझाना। अब देखते हैं प्रायोजना विधि के कौन से दोष हैं। इसके दोष हैं, ये एक अमनोवैज्ञानिक विधि है, इसमें अधिक व्यय होता है, पैसे खर्च ज़्यादा होते हैं। इससे यदि हम पाठ्यक्रम इस पर डिपेंड रहे तो ये पूरे साल भर पूरा नहीं होता है। चौथा, छात्रों की अधिक संख्या पर यह विधि कारगर नहीं है। 11वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि में 5 चरण हैं जो अपन ने पहले पढ़े हैं कि समस्या का पहले अवलोकन करना, उसके बाद उसका तथ्य की संग्रह करना, फिर उसका विश्लेषण करना, इस तरीके से उसके 5 चरण हैं। उसके बाद इसमें गुण देखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की इसमें विकास होता है। समस्या समाधान विधि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, तथ्यों का संग्रह और व्यवस्थित करना सीखते हैं बालक। ये ज्ञान स्थायी होता है, समस्या समाधान विधि से सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। विभिन्न गुणों का इसमें विकास होता है। चौथा होता है मानसिक विकास होता है बालक का। 5वां व्यवहारिकता होती है। इसके दोष भी हैं कुछ। समस्या का चुनाव इसमें कठिन कार्य है कि किस प्रकार से किसी समस्या को चुनाव करते हैं, ये बहुत कठिन कार्य है। अधिक समय खर्च होता है, समय ज़्यादा खर्च होता है। संदर्भ सामग्री का अभाव है, बहुत सी रेफरेंस बुक्स नहीं मिल पाती है संदर्भ सामग्री का अभाव होने से, ये भी एक दोष है। चौथा, अनुभवी शिक्षकों की आवश्यकता होती है इसमें, एक्सपीरियंस टीचर चाहिए, ट्रेन टीचर चाहिए, वही समस्या समाधान विधि से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। 5वां, सामान्य बुद्धि के बालकों हेतु ये हितकर नहीं है, इसमें मंद बुद्धि बालक नहीं समझ सकते, यानी कि जिसमें कुशाग्र बुद्धि होती है वही समस्या समाधान विधि को हल कर पाते हैं। ये 11 प्रश्न आपके दोनों यूनिट के लिए इम्पोर्टेंट हैं, आप बड़े अच्छे ढंग से इनको समझ के जाना, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।